ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा डिस्कस हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ बातें सीख लीजिएगा। जब हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की बातें करते हैं, मनोविज्ञान के संप्रदायों की कहानी पढ़ते हैं, तो पहला संप्रदाय हम पढ़ते हैं संरचनावादी संप्रदाय। संरचनावादी संप्रदाय जिसको हम स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं और इसको अस्तित्ववादी भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको निरीक्षणवादी, आत्मनिरीक्षणवादी संप्रदाय भी कहते हैं। तो मनोविज्ञान की विचारधारा, क्रियाशीलता, अवधारणा आदि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं मनोविज्ञान के संप्रदायों में, मनोविज्ञान के स्कूल्स में। तो पहला स्कूल हम लोग कल डिस्कस किए थे अपनी लास्ट क्लास में। आज हम नया स्कूल, नया संप्रदाय की बात करेंगे। उससे पहले एक बार लास्ट क्लास का रिमाइंड कर लेते हैं 5 मिनट्स में। देखो, संरचनावाद की जब हमने बात की थी, स्ट्रक्चरलिज्म की, तो इसे अस्तित्ववाद भी नाम दिया, अंतर्निरीक्षणवाद भी नाम दिया, प्रकार्यवाद भी नाम दिया, और इसके प्रतिपादक ईबी टिचनर हैं जो कि विलियम वुंट के शिष्य हैं, है ना। विल्हेल्म वुंट के शिष्य ईबी टिचनर हैं। समय और स्थान की बात करें तो 1892 में इसकी स्थापना हुई कार्नेल विश्वविद्यालय शिकागो अमेरिका में। किसने की थी? टिचनर ने की थी। इसका आधार और विषय वस्तु क्या है? वो है चेतन अनुभूति। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है माय डियर। चलिए आगे बढ़िएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत अभिवादन, शाबाश, जय श्री कृष्णा। फिर टिचनर ने मन तथा चेतना के मध्य अंतर स्थापित कर यह बताया कि चेतना उन सभी अनुभवों, अनुभूतियों से संबंधित होती है जो व्यक्ति में दिए हुए एक क्षण में उपस्थित होते हैं। यार सीधी सी बात है, चेतना तात्कालिक प्रक्रिया है। चेतना आप किसी प्रत्यक्ष विषय वस्तु या घटना, उद्दीपक को देखकर जो आपके मन मस्तिष्क में जो एक क्षण, एक पल उत्पन्न होता है, वही चेतना है। वही क्या है? चेतना है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि मन क्या है? मन से तात्पर्य उन अनुभवों से है, उन अनुभूतियों से है जो व्यक्ति में जन्म से पहले, जन्म से ही या पहले से ही विद्यमान या मौजूद होते हैं, वही आपका मन है। बात भी सही है। आपके मन में इतने सारे सवाल, इतने सारे प्रश्न, इतनी सारी कहानियां, इतने सारे किस्से, इतने सारे वाकये, इतने सारी विषय वस्तुएं आपके मन में रची बसी पड़ी है। कौन से में? लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि आपने उनको अभी अचेतन में डाल रखा है, लेकिन वो कभी भी चेतन में आ जाते हैं। जब वही पुराना वाला चेहरा सामने आता है ना, तो फिर दिमाग में वही आता है, काश ये हमारा होता, हम आपके होते। तो ऐसा ही, तो ये क्या है? वास्तव में वो विचार जो है, वो कल्पना जो है, वो भाव जो है, वो प्रेम जो है, वो पहले से विद्यमान है। तो मन की कहानी यही कहता है टिचनर। फिर उसके बाद हमने बात की चेतना के जनक वुंट है, कोई डाउट नहीं है। फिर एक बात, चेतना के प्रमुख समर्थक टिचनर हैं, कोई डाउट नहीं है। संरचनावाद का संबंध अंतर्दर्शन विधि से है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक है। आत्मनिरीक्षण, अंतर्निरीक्षण विधि और प्रक्रिया से है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है बच्चे। यह एक अवैज्ञानिक विधि है। क्यों है भाई इनसाइंटिफिक? क्योंकि इसमें परीक्षण करता और मूल्यांकन करता व्यक्ति खुद ही होता है, बालक खुद ही होता है, स्वयं होता है। और जिस विधि में आप स्वयं ही मूल्यांकन करता है और वो भी अपने बारे में, तो भैया वो तो इनसाइंटिफिक होगी ना, क्योंकि उसके रिजल्ट्स जो है ना वो बेहतर नहीं होंगे। उसके रिजल्ट्स हमेशा संदेहास्पद होंगे, डाउटफुल होंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी सही बातें छिपाई ली जाती हैं। भाई मैं अपनी कमियों को बाहर क्यों निकालूंगा? बहुत सारी बातें छिपा ली जाती हैं, तो उससे परिणाम बेहतर नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद फिर हमने टिचनर द्वारा चेतना के प्रमुख 3 तत्वों की भी बात की थी। कौन कौन से हैं? संवेदना, भाव, अनुराग और प्रतिमा। इनको अच्छे से समझ लिया था, जान लिया था। टिचनर ने संरचनावाद की सबसे प्रमुख विधि अंतर्निरीक्षण को बताया है, आत्मनिरीक्षण को बताया है। वेलकम सभी का। विल्हेल्म वुंट की बात करें, आधुनिक, नवीन और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं, जर्मन के चिकित्सक हैं, दार्शनिक और प्राध्यापक हैं, ठीक है, बिल्कुल वेलकम। वुंट, जन्म इनका 16 अगस्त 1832 को होता है और मृत्यु इनकी 31 अगस्त 1920 को होती है,
ठीक है, ये जर्मनी में होता है सब कुछ। लोकप्रियता क्यों बनी विलियम वुंट की? क्योंकि 1879 में दुनिया की पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जर्मनी के लिप्जिग शहर में बनाई थी। ठीक है बेटा, इस कारण हाँ, वुंट द्वारा मन और व्यवहार का अध्ययन किया गया कि वैज्ञानिक आधारशिला रखी गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए चेतना के दो तत्व बताते हैं विल्हेल्म वुंट। एक प्रतिमा प्रतिबिंब, दूसरा भाव और संवेदना, ये हम बात कर चुके हैं। सचेत अनुभव सचेत चिंतन के समर्थक है, यानी वही चेतना, सबसे इंपॉर्टेंट बात। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग कर एक स्वतंत्र विषय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान वुंट ने ही दिया था। इस कारण वुंट को नए मनोविज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। और आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक तो बड़ा जबरदस्त है। आज का टॉपिक बेटा हमारा नेक्स्ट संप्रदाय है। आज का टॉपिक है हमारा प्रकार्यवादी संप्रदाय। या कार्यात्मवादी संप्रदाय। अब क्या होता है, इनकी इंग्लिश थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी होती है बच्चे। जो विद्यार्थी इनकी इंग्लिश ध्यान में नहीं रख पाते हैं ना, उनको बड़ी समस्या आती है। ठीक है ना, उनको बड़ी समस्या आती है, इसीलिए इसकी इंग्लिश आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। वो स्ट्रक्चरलिज्म था, ये फंक्शनलिज्म है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। क्लियर? चलिए देखो भाई, अब वेरी इंपॉर्टेंट कहानी यहां से शुरू होती है। सबसे पहला प्रश्न क्या बनेगा? यह संप्रदाय या स्कूल संरचनावादी संप्रदाय के विरोध में देखो गजब की बात आ गई। संरचनावादी संप्रदाय के विरोध में अमेरिकी मनोविज्ञानी विलियम जेम्स, अमेरिकी मनोविज्ञानी विलियम जेम्स द्वारा प्रतिपादित किया गया। पहली बात, प्रकार्यवादी या कार्यात्मवादी संप्रदाय या स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई बेटा? बिल्कुल किसके द्वारा की गई? विलियम जेम्स के द्वारा। विलियम जेम्स जो कि अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक भी हैं, मनोविज्ञान के आधुनिक जनक भी हैं। देखिए यहां पर फंक्शनलिज्म है ये, जिसको प्रकार्यवादी कार्यात्मवादी कहा जाता है। ठीक है, और यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, यह जो संप्रदाय है ये संरचनावादी संप्रदाय के विरोध में जन्म लेता है। किस संप्रदाय के विरोध में जन्म लेता है? संरचनावादी संप्रदाय के विरोध में।
उसके खिलाफ जन्म लेता है, उसकी जो भी वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक अवधारणाएं हैं उनके विरोध में जाता है। प्रकार्यवादी, फंक्शनलिज्म, याद रखना, गड़बड़ मत करना मेरे बच्चों, विशेष बात है ये, ठीक है। तो इसके प्रतिपादक और इसके संस्थापक कौन है? अगर आप ऐसे वापस और लिखा देता हूं, संस्थापक या प्रतिपादक या इसके फाउंडर विलियम जेम्स है। विलियम जेम्स यूएसए के रहने वाले थे। अनौपचारिक शुरुआत, एक और प्रश्न पूछ सकता है, कार्यात्मवादी या प्रकार्यवादी संप्रदाय की या स्कूल की शुरुआत अनौपचारिक रूप से, कौन से रूप से भैया? अनौपचारिक रूप से। अनौपचारिक रूप से अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890 में विलियम जेम्स ने की थी। बहुत सुपर क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं, इसको समझ ही नहीं पाते, ठीक है ना। थोड़ी सी बात को ध्यान से समझिएगा, मेरा कहने का मतलब यह है, यानी प्रकार्यवादी, बेटा आप बातों में थोड़ा सा कम ध्यान दीजिएगा। बच्चे लास्ट के 5 मिनट्स लिया करो आप लोग, ठीक है ना, डिस्कशन के लिए। उससे पहले आप बिल्कुल सीरियसली पढ़िएगा, क्योंकि हर बच्चे के जीवन का सवाल है। सबको ऐड ऑन कर देंगे, डोंट वरी, इसीलिए ऐड ऑन किया जा रहा है। फिर मैं अपने जो भी मेरा व्हाट्सएप चैनल है, ग्रुप है, उसको एक साथ इसमें लिंक डाल दूंगा। जितने भी बच्चे हैं जो जुड़ गए हैं वो जुड़ जाना, आज मैं डाल देता हूं, ठीक है। उसको भी आपको ज्वाइन करना है, जिससे क्या होगा, जिससे आपको निश्चित तौर पर जो भी साइकोलॉजिकल सूचनाएं हैं वो सब मिल जाएंगी। पीडीएफ अपडेट हो गया भाई, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुल मिलाकर यहां पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि ये अनौपचारिक जो शुरुआत है, अनौपचारिक जो रूप है किसका, प्रकार्यवाद का, किसने शुरू किया था भैया? ये आपके विलियम जेम्स ने शुरू किया था, ठीक है। कौन सी पुस्तक में इसका जिक्र किया इन्होंने? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, क्लियर। और प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी जब यहां पर यूज किया तो इसी मतलब 1890 में ये बुक लिखी गई थी, जो बड़ी फेमस बुक हुई थी इनकी। और इसी पुस्तक में यहां इन्होंने प्रकार्यवादी संप्रदाय की उत्पत्ति की कहानी अनौपचारिक रूप से साझा की है। गजब की बात है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न कोई पूछ ले, अगर आपसे ऐसा कोई प्रश्न पूछ ले कि यार वास्तविकता में अगर देखा जाए तो इसकी वास्तविक शुरुआत, यानी कि अगर हम बात करें
तो यहां पर विलियम जेम्स के बारे में थोड़ी सी बता दूं बातें। (1842) में इनका जन्म होता है, 1910 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये इनका टाइमिंग है। ये अमेरिका के रहने वाले थे, यूएसए के रहने वाले थे, और इनको इनको अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक, उसके साथ साथ आधुनिक मनोविज्ञान का आधुनिक व नवीन जनक भी कहा जाता है। साथ साथ ये आत्मसंप्रत्य के जनक हैं, सेल्फ कंसेप्ट, आत्मसंप्रत्य के जनक हैं। आत्मसंप्रत्य, सेल्फ कंसेप्ट इन्होंने ही दिया था। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, है ना, मुझे क्या करना है, ये सारी बातें। यहां पर आत्मसंप्रत्य का जनक भी किसको कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। ये अमेरिका के समर्थक थे। नो डाउट ये चेतना का समर्थन तो करते हैं, लेकिन चेतना की तत्वों की गणना नहीं करते, अपितु चेतना क्यों और कैसे कार्य करता है इस बात पर बल देते हैं। इसीलिए इसका संबंध प्रकार्यवाद से या कार्यात्मवाद से है। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर, एक सर आए थे मेरे घर, मेरा कॉपी देखे तो बोल रहे थे बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। वाह, थैंक यू सो मच, इतने सारे प्यार के लिए सचमुच। वो तो कसर छोड़ूंगा नहीं। जब मैं सिर्फ एक यूनिट, एक चैप्टर को पढ़ाने में आपका 15 से 20 दिन पूरा लगा देता हूं, एक एक घंटे के साथ, तो फिर आप समझ ही गए होंगे कि मैं कैसे पढ़ाता हूं। लोगों के पास 2 दिन या 3 दिन में एक यूनिट खत्म हो जाता है, लेकिन सिलेक्शन भी वो बच्चों का ऐसा ही निकालते हैं, निकाल ही नहीं पाते हैं। ऐसे मत पढ़ो। क्या दिक्कत है तुमको? काहे की टेंशन है? साइकोलॉजी को ऐसा पढ़ो कि खोपड़ी में पूरा इंसर्ट हो जाए, चाहे वो संप्रदाय हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो विकास हो, चाहे वो विचारधारा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर विलियम जेम्स की कहानी आप लोगों ने पढ़ी, इनकी फेमस बुक को आपने पढ़ा। कौन सी बुक है भाई? इनकी फेमस बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी है। डोंट वरी, इस बार बनेंगे डियर, कोई दिक्कत नहीं है, सब इच्छाएं पूरी होंगी आपकी। ठीक है, ओके बच्चे। हाँ, ये व्हाट्सएप का जो कॉन्सेप्ट है ना आपका, इसको क्लास के बाद डिस्कस कीजिए यार प्लीज, है ना, गड़बड़ हो जाता है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि फ्लो बिगड़ जाता है ना यार, जब खोपड़ी यहां चल रही हो और आप डाइवर्ट कर दो उसको तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए, किसके जनक है? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये तो लिख दिया है मैंने, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद एक और कहानी यहां पर आती है जो बड़ी मजेदार है। क्या है? विलियम जेम्स, नोट डाल के लिख देता हूं। प्रकार्यवादी या कार्यात्मवादी, फंक्शनलिज्म, संप्रदाय का संप्रदाय का
औपचारिक, वास्तविक, विकास। विकास शब्द आ जाए, क्या शब्द आ जाए? विकास आ जाए। विकास या शुरुआत, या शुरुआत। थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत ही गजब का प्रश्न है। या शुरुआत किसने? जॉन डीवी, एंजल, हां, शुरुआत जॉन डीवी। टाइमिंग 1859 से 1920। क्या हो गया? 1859 से 52 आएगा, 20 नहीं, 29। 52 1859 से 1952 इनका टाइमिंग है। किसका? ठीक है ना, जॉन डीवी। अब जॉन डीवी का नाम आते ही तो आपकी खोपड़ी घूम गई होगी। ये प्रोजेक्ट मेथड के विचारक हैं। ये अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षाविद और शिक्षा मनोविज्ञानी हैं। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, विशेष बातें। तो जॉन डीवी की बात आती है, फिर उसके बाद एंजल की बात आती है। किसकी आती है? एंजल। ध्यान रखना भाई। पूरा लिख देता हूं। जेम्स, इनका पूरा नाम आर एंजल, जेम्स आर एंजल, जेम्स आर एंजल। और इनके टाइमिंग की अगर बात करोगे तो 1867 से 1949, 1867 से 1949 ये इनका जीवन काल रहा। 1867 से 1949। किसका? जेम्स आर एंजल। पूरा नाम है जेम्स आर एंजल। पूरा नाम क्या है? जेम्स आर एंजल। आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद हार्वे एकार, एक और नाम है हार्वे ए कार, हार्वे ए कार। और इनका टाइमिंग है 1873 से, है ना? अच्छा, एक बार मिसिंग हो रहा है। 1873 से 52 हो गया, 1954, 1954 ये इनका टाइमिंग है। 1873 से 1954। तो कुल मिलाकर यहां पर मैं ये समझाना चाहता हूं कि प्रकार्यवाद की, कार्यात्मवाद की, इस संप्रदाय की औपचारिक वास्तविक विकास की कहानी पढ़ा रहा हूं मैं। शुरुआत भैया वो तो अनौपचारिक शुरुआत थी जो विलियम जेम्स ने की थी। हाँ, नो डाउट प्रकार्यवाद के प्रतिष्ठापक संस्थापक विलियम जेम्स ही कहे जाएंगे, इसमें कोई कहीं डाउट नहीं है। लेकिन ठीक वैसे ही कैसे जिस प्रकार मैं आपको समझाता हूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस वास्तव में जॉन मेयर और पीटर सेलोवे ने दिया था, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस का वास्तविक विकास, वास्तविक अवधारणा, उसकी व्यावहारिक अवधारणा डेनियल गोलमैन ने दी थी। ऐसे ही यहां पर मैं समझा रहा हूं कि वास्तव में प्रकार्यवाद, कार्यात्मवाद संप्रदाय की स्कूल की शुरुआत तो विलियम जेम्स के हाथों हुई।
कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसका वास्तविक विकास, इसको दुनिया में फैलाने का कार्य, इसको शिक्षा के क्षेत्र में अप्लाई करने का कार्य इन तीनों ने किया था। किसने? बेटा निश्चित तौर पर याद रखना पड़ेगा, कौन कौन? जॉन डेवी को, जिनका टाइमिंग 1859 से 1952 है। उसके बाद जेम्स आर एंजल को, जिनका टाइमिंग आपने पढ़ा 1867 से 1949 है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा हार्वे कार, हार्वे ए कार पूरा नाम है, 1873 से 1954। क्लियर? तो ये इनको श्रेय दिया जाता है विकास का। किसका? कार्यात्मवाद के विकास का, इसकी अवधारणाओं को शैक्षिक पद्धति में लागू करने का श्रेय इन तीनों के पास जाता है। इसीलिए ये बात भी आपको बिल्कुल 100% ध्यान रखनी चाहिए। क्लियर हो गया बहुत आसानी से? अच्छा देखिएगा, अब दो बातें हैं यहां पर, एक नोट डाल के लिख देता हूं, नोट। अब नोट में यहां पर विशेष क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। विशेष क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, देखो पीछे वापस ले जाता हूं आपको, विलियम जेम्स ने की थी, अब आपसे पूछा जाए कहां पर की थी, तो एक और प्रश्न यहां पर बन जाता है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूएसए में, ठीक है, मतलब हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूएसए में इसकी स्थापना की गई थी विलियम जेम्स के द्वारा। लेकिन अगर पूछा जाए कि भैया इन तीनों ने, मैं लिख देता हूं, इन तीनों के द्वारा प्रकार्यवाद का विकास अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय, कोलंबिया यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में किया गया था। ध्यान रखो भाई, विशेष बात है, मतलब किसके द्वारा? विलियम जेम्स ने तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसकी स्थापना की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में जो कि शिकागो में स्थित है। लेकिन इन तीनों ने अमेरिका में स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में, क्योंकि इनका संबंध कोलंबिया विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर थे, तो इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में इसके विकास की संकल्पना को आगे बढ़ाया, प्रकार्यवाद की विकास की संकल्प। समझ में आ गया? दैट्स वेरी इजी, आसान सा क्वेश्चन है। तो ये चीजें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है यार, इन तीनों का संबंध शिकागो विश्वविद्यालय से था, कोलंबिया विश्वविद्यालय से तो थॉर्नडाइक और वुडवर्थ का था, व्यवहारवादियों का। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपन, ये गलती हो गई है ना। यहां पर शिकागो विश्वविद्यालय में, ये शिकागो विश्वविद्यालय में किया गया था इन तीनों के द्वारा। अब नोट डाल देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा। ये कोलंबिया विश्वविद्यालय का जिक्र क्यों याद आया मुझे, एक बार इसको भी समझा देता हूं नोट डाल के।
थॉर्नडाइक तथा वुडवर्थ ने ये तो आपने ऑलरेडी जानते हैं इनका पूरा नाम, तो एडवर्ड थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक और आरएफ वुडवर्थ। थॉर्नडाइक तथा वुडवर्थ ने कार्यात्मवाद का विकास कोलंबिया विश्वविद्यालय ने किया, कोलंबिया विश्वविद्यालय में इसका विकास किया। इसका विकास किया। ये अच्छी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। हाँ, विकास शिकागो यूनिवर्सिटी में, लेकिन हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, और इसका विकास कोलंबिया विश्वविद्यालय में किसने किया? वुडवर्थ और मिस्टर थॉर्नडाइक ने किया था। अब बात करते हैं, यहां पर ये सारी बातें तो हमने सीख ली, लेकिन अब इसकी विषय वस्तु, आधार विषय वस्तु इस संप्रदाय की है क्या, ये तो समझो। आधार विषय वस्तु व्यक्ति क्या करते हैं तथा क्यों करते हैं। इन दो बातों पर, क्या और क्या, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। व्यक्ति क्या करते हैं और व्यक्ति क्यों करते हैं, मतलब किसी भी प्रकार का व्यवहार आपने परिलक्षित किया या डिस्क्लोज किया, तो वो क्यों किया, क्या कारण था उसके पीछे, क्या तो कारण था और क्यों किया, मतलब क्यों किया, ये विधि, तरीका, प्रोसेस को जानने की बात करता है। अर्थात यहां पर एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, जिसको अगर हम पढ़ें तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढने वाले को प्रकार्यवादी कहा है। वुडवर्थ ने, एक मनोविज्ञानी है वुडवर्थ, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने वाला ही प्रकार्यवादी है, प्रकार्यवादी है। मतलब जो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को ढूंढ लेता है वही तो प्रकार्यवादी है। क्या और क्यों का उत्तर जहां जिसके पास है, इसका मतलब वो प्रैक्टिकल कर रहा है, वो प्रयोग कर रहा है, वो खोज कर रहा है, वो जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वो उसमें डूबना चाहता है, वो उसके अंदर तक की अवधारणा के में शामिल होना चाहता है। इस आधार पर जो व्यक्ति सचमुच, वही तो बेसिकली आगे चलकर बिहेवियरिस्ट बनते हैं, व्यवहारवादी बनते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, कहीं कोई संदेह नहीं है। तो विलियम वुंट यही बात करते हैं, विलियम जेम्स यही बात करते हैं अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में, कि
ये संरचनावाद का विरोध इसलिए करता है क्योंकि वो चेतना के तत्वों की वकालत करते हैं। ठीक है ना? प्रतिमा, प्रतिबिंबन, संवेदना, भाव, अनुराग, उनकी बात करते हैं। लेकिन नहीं, यह चेतना कैसे कार्य करती है, चेतना क्यों कार्य करती है, उस बात की वकालत करता है ये संप्रदाय। इसीलिए तो ये संरचनावाद का विरोध करता है। ठीक है, ध्यान रखो बेटा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको, उसकी डेप्थ में जाइएगा। मैं क्या कहानी सुना रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको आप समझिए थोड़ा सा। प्रकार्यवादी संप्रदाय में चेतना के तत्वों पर प्रकाश नहीं डाला गया है, नहीं डाला गया है। अपितु अपितु चेतना चेतना क्या क्यों कैसे कार्य करता है। अपितु चेतना क्या क्यों कैसे कार्य करता है पर प्रकाश डाला गया है, पर प्रकाश डाला गया है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भैया आपसे कोई पूछेगा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ा देना, उसको समझा देना, बता देना कि भैया जो आपका संरचनावाद है ना, वो तो सिर्फ चेतना के तत्वों की बात करता है कि भैया चेतना के 3 तत्व हैं, इनके अभाव में चेतना असंभव है। लेकिन नहीं, अरे भैया चेतना है क्या भला, चेतना कैसे वर्क करता है, चेतना क्यों वर्क करता है, उसकी बात केवल आपके प्रकार्यवादी करता है। इसीलिए संरचनावाद के विरोध में मनोविज्ञान के जिस संप्रदाय ने जन्म लिया, संरचनात्मक स्कूल के विरोध में जिस स्कूल का जन्म हुआ, उस स्कूल का नाम फंक्शनलिज्म है, उस स्कूल का नाम कार्यात्मवाद है, उस स्कूल का नाम प्रकार्यवाद है। समझ में आ गए बेटा? तो ये बातें आपको विशेष रूप से इस संप्रदाय में जरूर ध्यान रखनी चाहिए। क्लियर? देखिएगा, एक और अच्छा क्वेश्चन यहां पर बनेगा आपका। एक और अच्छा प्रश्न यहां पर बनता है, उसकी भी बात कर लेते हैं अपन। यह संप्रदाय व्यक्ति की मानसिक क्रिया एवं वह अनुकूलित व्यवहार का
अध्ययन करता है। मानसिक क्रिया और अनुकूलित व्यवहार का, यानी अभी आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, और आप उसे वातावरण के अनुकूलन में, वातावरण के सानिध्य में, समाज के संप्रेक्ष्य में आप किस प्रकार उस कार्य को प्रतिपादित कर रहे हैं, इस बात पर बल देता है आपका प्रकार्यवाद, इस बात की वकालत करता है आपका प्रकार्यवाद। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात को भी आपको समझ लेना चाहिए, इस बात को भी आपको जान लेना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो नोट डाल के लिख सकते हैं। प्रकार्यवाद का संबंध प्रकार्यवाद का संबंध मनोविज्ञान के मानसिक प्रकारों एवं अनुकूलित व्यवहार से है, या के अध्ययन से है। बात एक ही है। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। से है, इसको और बढ़ा देते, न कि चेतना के तत्वों से, न कि चेतना के तत्वों से। खत्म, यहां तक। यह बात थी आपकी निश्चित तौर पर आपके प्रकार्यवादी संप्रदाय की। किसकी? प्रकार्यवादी संप्रदाय की। और प्रकार्यवादी संप्रदाय निश्चित तौर पर इस बात की बहुत अच्छे से वकालत करता है, जबरदस्त वकालत करता है। तो इसके लगभग सभी जो क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, इसमें चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता पर बल डाला गया है। चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता पर बल डाला गया है। किस पर? कार्यात्मक उपयोगिता पर, ना कि चेतना के तत्वों पर, ना कि चेतना के तत्वों पर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यही तो बात है, चेतना क्यों और कैसे कार्य करता है उस पर बल डाला गया है, ना कि चेतना के 3 तत्वों पर, ना कि चेतना के 2 तत्वों पर। दैट्स वेरी रॉन्ग, गलत आंसर है। अब चूंकि आपको पता ही है कि यहां पर 2 व्यक्तियों के नाम और मैंने लिखे थे जिन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में इसके विकास की, यानी प्रकार्यवाद के विकास की संकल्पना को बल दिया। वो व्यक्ति थॉर्नडाइक और वुडवर्थ हैं। तो थॉर्नडाइक और वुडवर्थ इस विचारधारा के बारे में बात करते हैं। आगे चलकर इसी को आपको पता है यहां पर अनुकूलन की बात क्यों करता है, व्यवहारिक अनुकूलन की बात क्यों करता है ये? ताकि समाज में उद्दीप्त जो व्यवहार है, समाज के उद्दीप्त जो विषय वस्तु है, उसके अनुरूप हम शैक्षिक पद्धतियों को इस प्रकार्यवादी संप्रदाय के माध्यम से लागू कर सकें, समाज को उन्नत बना सकें, समाज के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया जा सके, समाज को इसकी सहायता से हेल्प मिल सके, समाज का उत्थान इसकी सहायता से किया जा सके।
इसीलिए इसको समझा गया। क्लियर हुआ? तो यही बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। इवन अगर हम लोग वुडवर्थ की बात कर लेते हैं तो प्रोफेसर वुडवर्थ ने जो SOR कंसेप्ट दिया था उसका मीनिंग भी यही था, सीधे सीधे से अर्थ में, कि वास्तव में मनोविज्ञान चेतना के व्यवहार की वकालत करता है लेकिन उसके क्यों के संबंध से जुड़ा होता है, क्यों के संबंध से। तो कुल मिलाकर इन सब लोगों ने इस बात की अच्छे से वकालत की। तो यहां पर आकर ये आपका दूसरा संप्रदाय, दूसरा स्कूल फिनिश हो जाता है, क्लियर हो जाता है। समझ में आ गई बात? अब हम बात करेंगे तीसरे संप्रदाय की, तीसरे स्कूल की। और प्यारे मित्रों, दोस्तों, बच्चों, भावी शिक्षकों, तीसरा संप्रदाय आपका शुरू होता है व्यवहारवाद। तीसरा संप्रदाय है व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, पता ही है इसके प्रतिपादक जॉन ब्रॉड्स वॉटसन कहे जाते हैं। जॉन ब्रॉड्स वॉटसन कहे जाते हैं। अमेरिका के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के। एक सेकंड रुकिएगा।
नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, डोंट वरी। देखिएगा, जेबी वॉटसन, जॉन ब्रॉड्स वॉटसन, जिसे जेबी वॉटसन के नाम से जानते हैं। अच्छा देखिएगा, इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक थी, प्रसिद्ध पुस्तक, बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद 1913 में लिखी थी, और 1913 में ही यहां पर व्यवहारवाद की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? व्यवहारवाद की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये इसका सबसे बेस्ट तरीका होगा। और खास बात यह है कि व्यवहारवाद ये कहता है, ये समझाता है, ये बताता है कि निश्चित तौर पर व्यवहार का सीधा सीधा संबंध प्राणी के शारीरिक क्रियाओं और उसकी प्रत्यक्ष दृष्टिकोण से माना गया है। यानी मानव या व्यक्ति जो कुछ भी कार्य करता है ना, तो उसका जो अवलोकन किया जाता है, उसको जो प्रेक्षित किया जाता है, उसको जो देखा जाता है, और देखने के बाद उसके व्यवहार के बारे में जो कुछ भी प्रेडिक्ट किया जाता है, पूर्वाग्रह लगाया जाता है, वो सब व्यवहारवाद का विषय है, व्यवहारवाद की संकल्पना है। अब देखिएगा, इसके अन्य समर्थकों की बात की जाए तो पावलोव बहुत फेमस थे, वेस्रेव, स्कीनर, वुडवर्थ, पिल्सबरी, मैकडूगल, थोंडाइक, वुडवर्थ, जड़, टर्मन, हल, जड़, टर्मन, हल, एडविन गुथरी, आदि सभी मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय, मनोविज्ञान के प्रैग्मेटिज्म, मनोविज्ञान के बिहेवियरिज्म के सबसे प्रबल समर्थक कहे जाते हैं या कहलाते हैं। प्यारे मित्रों, दोस्तों, भावी शिक्षकों, याद रखो, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है। उनका मानना था कि मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है। नोट डाल के लिखो, व्यवहारवादियों के अनुसार मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ ये तो आप जानते हैं, वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव तथा एक्सपेरिमेंटल, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव तथा प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल मनोविज्ञान है। ये बात की है आपके किसने बेटा? वॉटसन ने। कौन कहते हैं? वॉटसन कहते हैं। याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब होती है? 1913 में होती है। ठीक है ना? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है?
क्लियर है? अब एक और प्रश्न पूछे, विषय वस्तु या आधार क्या हो सकता है? सबसे सरल है, व्यवहार है। क्या है? व्यवहार, ना कि चेतना, क्योंकि व्यवहार ही तो है जिसका वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक अध्ययन किया जा सकता है। चेतना का तो कभी कर ही नहीं सकते आप, चेतना का तो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि व्यवहार का ही प्रयोगात्मक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव है, ना कि चेतना का, ना कि कॉन्शियसनेस का। इसलिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर व्यवहारवाद की प्रमुख विषय वस्तु की बात करेगा तो आंसर उसको व्यवहार देना ही पड़ेगा। याद रखो बेटा, निश्चित तौर पर। और फिर मैं आपको समझाता हूं, एक और अच्छा प्रश्न यहां पर आता है जो आपको समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि व्यवहार ने ही, नोट डाल के लिख देता हूं इस प्रश्न को, तो नोट डाल के लिख देता हूं। वॉटसन का ऐसा मानना है कि व्यवहार ने ही, व्यवहारवाद ने ही उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया है। उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया बोले तो एस यानी स्टिमुलस उद्दीपक हो गया, और आर बोले तो अनुक्रिया, एस आर को जन्म दिया है, को जन्म दिया है। किसने? व्यवहारवाद ने। अरे भाई, मैंने आपको समझाया भी था कि व्यवहारवाद का फॉर्मूला क्या है, बड़ा सिंपल है। उद्दीपक और अनुक्रिया 1000% आपको देखने को मिलेगी अगर व्यवहारवाद की बात कर रहा है तो। बिना उद्दीपक अनुक्रिया प्रतिक्रिया के व्यवहारवाद का फॉर्मूला बन ही नहीं सकता, असंभव। तो इसीलिए अगर कोई आपसे पूछ ले तो इसका मैं बना देता हूं आपको फॉर्मूला। व्यवहार का मतलब होता है प्लस व्यवहार बराबर उद्दीपक यानी एस प्लस अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, या प्रतिक्रिया मतलब आर। ठीक है ना? ये इसका फॉर्मूला होता है। तो बिना उद्दीपक अनुक्रिया के आप व्यवहारवाद की कल्पना भी नहीं कर सकते। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? देखिए, एक और प्रश्न वॉटसन का बन जाता है, कभी कभी पूछ लेता है, नोट डाल के लिख लेता हूं। वॉटसन ने वॉटसन ने संरचनावादियों की संरचनावादियों की अंतर्निरीक्षण विधि, अंतर्निरीक्षण विधि को अस्वीकार किया है। अंतर्निरीक्षण विधि को अस्वीकार किया है, जिसमें जिसमें मूल्यांकनकर्ता और प्रेक्षणकर्ता व्यक्ति स्वयं होता है, उसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया है। उसको इन्होंने क्या कर दिया है? अस्वीकार कर दिया है, नकार दिया है। अस्वीकार किया है तथा निम्न 4 प्रकार की
विधियों की, निम्न 4 प्रकार की विधियों की वकालत की है। कभी आ जाए तो आपसे कोई विधि पूछ ले कि भैया इनमें से कौन सी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विधि है बेटा, कौन सी पहले नंबर की, वो है प्रेक्षण विधि। प्रेक्षण विधि, इसका मतलब होता है देखकर, व्यवहारिक अध्ययन। देखकर व्यवहारिक अध्ययन, ये प्रेक्षण विधि है इनकी। कौन सी विधि है? प्रेक्षण विधि है। प्रेक्षण विधि, ठीक है। नंबर 2, दूसरी है आपकी अनुबंधन विधि। अनुबंधन विधि, इसका संबंध किससे है? पावलव से है। पावलव से है। अनुबंधन के जन्मदाता पावलव हैं। वाटसन ने व्यवहारवाद में इस विधि को भी स्वीकार किया है। कोई डाउट नहीं है कि यार सीखना अनुबंधन द्वारा भी होता है। और अनुबंधन में क्या होता है कि कोई भी उद्दीपक या विषय वस्तु या घटना के प्रति लर्नर जो है वो अनुबंधन स्थापित कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में वो परिलक्षण, वो अवधारणाएं दिखाई देती हैं। इसलिए इसको यहां इन्होंने स्वीकार किया, दूसरी अनुबंधन विधि को। और तीसरी विधि है इनकी बच्चे परीक्षण विधि, टेस्टिंग। प्रेक्षण विधि, इसको ऑब्जर्वेशन नाम दिया, इंग्लिश भी लिख देता हूं, ऑब्जर्वेशन। इसको अनुबंधन कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मेथड, ठीक है। तीसरी है परीक्षण विधि। परीक्षण विधि, टेस्टिंग मेथड। टेस्टिंग मेथड, तीसरी कौन सी है? परीक्षण विधि, टेस्टिंग मेथड। कौन सी है? टेस्टिंग मेथड। अच्छा देखिएगा, यहां इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं हम लोग? इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? अरे व्यवहार का अवलोकन, व्यवहार का परीक्षण व जांच करना कि अनुचित है, उचित है। और यही तो बात है कि आज आपने दुनिया के व्यवहार को टेस्ट कर करके, उनका टेस्टिंग कर करके आज अपने आप को ही बदल डाला है। आपने पड़ोसन का बिहेवियर को टेस्ट किया, जांच किया, पड़ताल किया, और बस उसके अनुकूल आप भी बन गए। तभी तो हम तो डूबेंगे सनम, तभी तो ये कहावत बनी, वरना कैसे बनती? तो यही तो बिहेवियर है, यही तो परीक्षण है। और एक है चौथा, डक रिपोर्ट। डक रिपोर्ट, वर्बल टेस्टिंग। और ये तो सबसे ज्यादा यूज करते हो, वर्बल टेस्टिंग, अभिव्यक्ति के आधार पर। इसका संबंध भाषाई अभिव्यक्ति द्वारा, भाषाई अभिव्यक्ति द्वारा परीक्षण।
बात सच है, तभी तो कुछ लोग कहते हैं पड़ोसन सच में ले डूबती है। ये देखो कितनी बड़ी बात बोल दी। अच्छा सुनिएगा, देखिएगा, तो यहां पर दक रिपोर्ट, वर्बल रिपोर्ट का मतलब है आप मेरे बोलने से मेरा परीक्षण कर लेते हो, मेरे व्यवहार को समझ लेते हो, है ना। कुछ लोग तो ये कहते हैं, अरे सर क्या बात करते हो सर, मैं तो बोली से बता देता हूं, उसके बोलने के तरीके से बता देता हूं वो किस खेत की मूली है, वो कौन से रास्ते पे जाएगी, है ना। सर क्या बात करते हो, मैं तो उसकी चाल से बता देता हूं वो किस ओर जाएगी। कुछ लोग कहते हैं सर मैं तो उसकी आंखों से बता देता हूं। कुछ लोग कहते हैं सर मैं तो उसके पहनावे से बता देता हूं। अरे तो तुम अंतर्यामी हो क्या, तुम कोई अंतर्यामी हो क्या? नहीं ना। सच पूछिए तो उसका मतलब वहां पर उसकी वर्बल टेस्टिंग थी, वहां पर उसका टेस्टिंग मेथड था, वहां पर उसका कंडीशनड मेथड था कि वो किसके साथ कनेक्टेड है, और वहां पर उसका प्रेक्षण मेथड था, आपने देखकर ये बताया सब। समझ में आया? यही तो साइकोलॉजी है। तो प्यारे बच्चों, भावी शिक्षकों, यहां पर अब आपको समझ लेना चाहिए कि व्यवहारवाद, देखो गजब की बात, नोट डाल के लिख देता हूं, नोट, व्यवहारवाद संरचनावाद एवं प्रकार्यवाद के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। हाँ, कितनी अच्छी बात कही है, कितनी अच्छी बात कही है सर। अजय देवगन हीरो जो हैं, है ना, बॉलीवुड हीरो जो हैं, उनकी आंखें ही बयां कर देती हैं कि मामला क्या है। तभी तो काजोल से रहा नहीं गया, और मतलब काजोल ने उन आंखों को अपने जहन में बसा लिया, अपने जीवन में समाहित कर लिया। इसीलिए भैया ये आंखों को बड़ा ध्यान रखो, इनका ध्यान रखो, ये बड़ी कातिलाना होती हैं। हाँ, ये बहुत हार्ड टॉपिक है कभी, अरे कहाँ हार्ड है, दुनिया का सबसे सरल टॉपिक ही यही है। क्या बात करते हो। चलिए, तो यहां पर आकर के आपका व्यवहारवाद कंप्लीट हो जाता है, आपका व्यवहारवाद पूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्या बात करते हैं। इसीलिए ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये देखो, कुछ विद्यार्थी तो कह रहे हैं जी बिल्कुल, मतलब उन्हें सारा अनुभव है, उन्होंने अपनी जिंदगी में खूब उसको अनुभूत किया है, खूब उसका मतलब अपने जीवन में उसको अप्लाई होते देखा है।